वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और जिस तरह से मैं ब्रेक से पहले बात करी थी कि अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं सैफुद्दीन साहब, अपोजिशन लीडर हैं, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। हम कराची के साने पर बात कर रहे हैं। मैं आपसे भी इससे रिलेटेड बात करना चाहूँगी। गुल प्लाजा रेस्क्यू में जो रिपोर्ट हुआ है, पानी की किल्लत थी और ट्रैफिक हजूम की वजह से टैंकर्स भी फंस गए थे। साथ ही फायर ब्रिगेड के पास भी मुनासिब आलात की कमी भी नजर आई। अब मेरा सवाल आपसे ये कि अगर शहर में इमरजेंसी या फिर वाटर मैनेजमेंट प्लान और फायर ब्रिगेड के पास जदीद टूल्स मौजूद होते तो क्या ये आग 2-3 दिन तक जारी रहती फिर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल दुरुस्त बात है ये। देखिए, अगर सही आलात मौजूद होते और बर वक्त कार्रवाई हो जाती, जो फायर टेंडर्स पहुँचे थे उनका पानी ख़त्म होने के बाद उनको मज़ीद पानी मिल जाता तो ये आग फौरी तौर पर बुझाई जा सकती थी। बुनियादी तौर पर यह आग बताया जाता है कि इसकी बेसमेंट में एक फूलों की कोई दुकान थी, जो होते हैं अपने प्लास्टिक के फूल टाइप की चीज़ें, उसके अंदर ही आग लगी थी। लेकिन जाहिर है कि जब वहाँ पर ये चीज़ें मौजूद नहीं थी, पानी मौजूद नहीं था, मज़ीद जो फायर टेंडर थे वो नहीं पहुँच सके, तो ये आग भड़कनी शुरू हो गई और बढ़ते बढ़ते फिर यहाँ नौबत पहुँच गई कि आज तीसरा दिन है, आज भी आग खुद ही बुझी है। आज जब ये पूरी फायर इसकी गुल प्लाजा की तीनों छतें एक सैंडविच की सूरत इख्तियार कर गई और तीनों छतें जब गिर गई तो पूरा जो आग थी और पूरा जो सारा साजो सामान था वो दब गया उसके अंदर और उसके नतीजे में ये आग बुझ गई। लेकिन सूरत हाल इस वक्त कराची के अंदर ये है कि कराची बदतरीन सूरत हाल का शिकार है। कराची सानेहात का शहर बन चुका है। इससे पहले गुलिस्तान जौहर में आरजी प्लाजा के अंदर आग लगी थी, जब भी हुकूमत सिंध ने इसी तरह के ऐलानात किए थे। उसके बाद कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगी थी, 500 दुकानें जल गई थी, उस वक्त भी गवर्नमेंट ने यही ऐलानात किए थे। और अब फिर ऐलानात हो रहे हैं, वही तहकीकाती कमेटी है, वही कंपनसेशन के ऐलानात हैं और वही जो है कार्रवाई करने की सारी की बातें हैं। लेकिन सूरत हाल ये कि भाई बात यह है कि ओरिजिनल मसाइल को आप हल नहीं करेंगे, जो असल मसला है उसको नहीं हल करेंगे। कराची में टोटल 28 फायर स्टेशन हैं। हालांकि कराची की आबादी के लिहाज से कम 350 फायर स्टेशन होने चाहिए, लेकिन ये जो 28 फायर स्टेशन हैं ये भी नामुकम्मल हैं। इनके अंदर अमला नामुकम्मल है, फायर टेंडर्स ख़राब हैं इसके अंदर और ट्रेनिंग की कमी है। ये जो हमारा स्टाफ पहुंचा हुआ था फायर ब्रिगेड का, इनके पास प्रॉपर मास्क नहीं थे, इनके पास प्रॉपर सिलेंडर नहीं थे। ये किस तरीके से काम करेंगे? ये सारी चीज़ें फराहम करना, इन सारी चीज़ों पर तवज्जो करना तो हुकूमत का काम है ना। ठीक हो गया। आप देखिए सैफ साहब, मुझे बताइएगा कि जिस मेट्रोपॉलिटन के आप अपोजिशन लीडर हैं, उनके मेयर 22 घंटे बाद वाक़े पे पहुंचे, उस जाए वक़ुआ पे पहुंचे और उसके बाद अब हमें सिंध गवर्नमेंट की जानिब से सुनने को मिल रहा है कि वही वाक़या और ये तमाम तर मुद्दा लेके वफाक के पास जाएंगे। सो ये कराची गवर्नमेंट या फिर सिंध गवर्नमेंट ये अमली तौर पे हमें क्या कुछ करते हुए नजर आ रही है, तो फिर मफलूज हो गए ना। ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि कराची के हवाले से ना इनका कोई विजन है, ना इनकी कोई प्लानिंग है, ना ये सोचते हैं, ना ये समझते हैं, ना ये इदारों को मुनज़्ज़म करने का, उनको अपग्रेड करने का सोचते हैं। है ही नहीं ना कुछ भी। मतलब आप ये एक इदारा थोड़ी कोई, आप किसी इदारे को देख लीजिए, हर इदारे का बदतरीन हाल है। KDA को देख लें, MDA को देख लें, LDA को देख लें, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को देख लें, मास ट्रांजिट अथॉरिटी को देख लें। मतलब कौन सा इदारा जो सही है? आप बताएं ना कि कराची में मास ट्रांजिट अथॉरिटी बनी हुई है, ट्रांस कराची बना हुआ है। अब मास ट्रांजिट के लिए जो ही चीज़ें बनानी चाह रहे हैं, अंदाज़ा करें कि एक जो इन्होंने BRT का मनसूबा शुरू किया हुआ है जो यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर है, तो उसको 10 साल हो गए और वो अभी आइंदा 10 साल लगता नहीं है कि पूरा होगा। करीमाबाद में एक अंडरपास बनना है, 2.5-3 साल हो गए वो खुदा पड़ा है गढ़ा और आज तक उसके आगे बनने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। K4 का मंसूबा है वो 2005 से चल रहा है और ये वक्त आ गया, लेकिन आइंदा 3-4 साल में पूरा होने की मतलब कोई इनका इरादा ही नहीं है कुछ कर। आप जब ले दे के बात आती है तो टालने के लिए कभी कहते हैं कि सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत से बात करेगी, कभी गवर्नर साहब किसी की तरफ मुंह कर लेते हैं, कभी वज़ीर आला कहीं और मुंह कर लेते हैं, कभी मेयर साहब किसी की तरफ मुंह कर लेते हैं। कुछ नहीं होता तो अपोजिशन को बुरा भला बददुआएं और गालियां देनी शुरू कर देते हैं। तो इस तरह थोड़ी इतने बड़े शहर का निज़ाम चलता है। इतने बड़े शहर का निज़ाम तो देखिए, निमतुल्लाह खान साहब थे, 4 साल कराची के वो रहे, नाजिम रहे, तो उन्होंने कराची के एक एक पहलू पर प्लानिंग की थी, दिन रात काम करते थे और 4 साल के अंदर कराची का नक्शा बदल दिया था। कराची के अंदर अंडर पासिस कहाँ बनने हैं,
कराची के अंदर जो है ब्रिजेस कहाँ बनने थे, सड़कें कहाँ चौड़ी होनी थी, पानी के क्या मंसूबे थे, K3-4 किया, K4 को शुरू कर दिया सर था। लेकिन अब मसला S3 ये का है कि मंसूबा हम शुरू बहुत कर- लोगों से भी बात कर रहे हैं। आपसे पहले तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद थे तो वो तो कुछ और ही बयान कर रहे थे। आप मुझे ये बताएं कि अब कराची में कितने ऐसे प्लाजे या फिर कमर्शियल इमारतें मौजूद हैं, कोई आपके पास एस्टिमेट फिगर है जो फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट्स के बगैर चल रहे हों, कोई डेटा आपके पास है? 80% दुकानें और 80% मार्केटें और 80% प्लाजे और मॉल, ये सारे इस तरह के हैं कि जिसके अंदर कोई सेफ्टी के इंतजाम नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, आम आदमी तो नहीं करता ना, आम आदमी तो कोताही करता है। अब आप कभी उसकी अंजुमन पे डाल दें कि उसकी अंजुमन को काम करना चाहिए था, कभी आपके फलाने को करना चाहिए था। बच्चा गटर में डूब गया तो कह रहे हैं जी वो फलानी दुकान सामने थी, उनको इत्तला करनी चाहिए थी हमें। मतलब लोगों पे डाल देते कि ये काम करना किसका काम है। इस वक्त इमरजेंसी के हवाले से, रेस्क्यू के हवाले से, बिल्डिंग के हवाले से काम, दो इदारे, एक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है जो पूरा का पूरा इस वक्त माफिया की सूरत अख्तियार कर चुका है, जो पूरी कराची में गैर कानूनी तामीरात करवा रहा है। दूसरा फायर ब्रिगेड है। फायर ब्रिगेड वालों का काम ये है कि हर साल फायर ऑडिट करें, ये काम इनका है, हर साल फायर ऑडिट करना, जाके चेक करना कि बिल्डिंग्स के अंदर फायर फाइटिंग का प्रॉपर इंतजाम है या नहीं है। लेकिन उनके पास इतना स्टाफ ही नहीं है, वो करना चाहे भी तो नहीं कर सकते, लेकिन वो ठीक करना हो भी नहीं गया। चाहते। शाहबुद्दीन तो साहब, इसलिए- आप क्योंकि पूरी मेट्रोपॉलिटन के अपोजिशन लीडर हैं, एक सियासी और समाजी नुमाइंदे भी हैं, सो बतौर नुमाइंदा क्या आपकी जमात या फिर आप कोई इस वाक़े के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का सोच रहे हैं कि आप एहतजाज करेंगे और आइंदा तक इस तरह के वाक़यात ना हों और प्रॉपर सेफ्टी मेजरमेंट्स लिए जाएं हर जगह के? देखिए, कराची के अंदर ये जो मसाइल हैं इस पर तो हम 9-10 साल से मुहिम चला रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान साहब जब कराची के अमीर थे तो उस वक्त हमने हक दो कराची के नाम से तहरीक चलाई थी और 7-8 साल तक मुसलसल चलाई थी। और हाफिज साहब की उस मुहिम का मकसद ये था कि नंबर 1 तो ये कि मसाइल को हल करवाने की कोशिश करना, और नंबर 2 ये कराची का जो नौजवान, कराची का जो शहरी अब मायूसी की तरफ जा रहा है, वो समझता है कराची किसी सूरत से ठीक नहीं हो सकता। वो समझता है कराची पर अब उन लोगों ने कब्जा कर लिया है जो कराची में जानबूझकर गैर कानूनी आबादियां बनवा रहे हैं, गोठ बनवा रहे हैं, कराची में कब्जे करवा रहे हैं, कराची की डेमोग्राफी को तब्दील करने जा रहे हैं। तो पूरी मुहिम चलाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह कराची का नौजवान, कराची का बुजुर्ग, कराची की औरत, बच्चा, मर्द, हर एक जमात इस्लामी के साथ आकर खड़ा हुआ था। अब जबकि ये दोबारा एक नया फेज आ गया है, जब हम ये देखते हैं कि मेयरशिप हमसे छीन ली गई, कराची के बहुत सारे टाउन और यूनियन कमेटीज छीन ली गई, तो लोगों में दोबारा एक फिर मायूसी की एक कैफियत पैदा हो रही है। वो समझते हैं कि यार हमने वोट भी डाला, फिर भी ये लोग नई जमात इस्लामी को आने देते, शहर को ठीक नहीं होने देते, तो अब हम क्या करें। इसलिए हाफिज नईमुर रहमान साहब ने आज ऐलान किया है, उन्होंने मशावरत की थी इस सिलसिले में और उसमें यह तय पाया कि दोबारा हम पूरी एक मूव चलाएं जिसके अंदर कराची के लोगों के सामने दोबारा एक उम्मीद का पैगाम रखें कि कराची के लोगों को मुज्तमा करें, कराची के जो मसाइल हैं उसको दोबारा से हम जो है उठाएं, कराची का जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको जमा करें, उनसे इस मसाइल पर गुफ्तगू शनीद करें और हुकूमत को ये बावर कराने की कोशिश करें कि ये मामला इस तरह नहीं चलेगा। मामला इस तरह से नहीं चल सकता। थैंक यू सो मच। सैफुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे और इन डिटेल डिस्कशन हम आज कर रहे थे कराची के। बिल्कुल ऐसे खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हुए एक अच्छी खबर है जो कि आपके साथ शेयर करनी है। पाकिस्तान की जूनियर स्क्वॉश में एक और शानदार कामयाबी, अली सिस्टर्स ने एक बार फिर सब्ज हिलाली परचम बुलंद किया है। मानूर अली ने चेक जूनियर ओपन चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया। प्राग में खेले गए इवेंट के फाइनल में फातेह खिलाड़ी ने मेज़बान मुल्क की प्लेयर को शिकस्त देकर अंडर 15 कैटेगरी का टाइटल अपने नाम किया। ये मानूर अली के कैरियर का 26वां इंटरनेशनल जूनियर गोल्ड मेडल है। इसी इवेंट में मानूर की बहन सैरिश ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। सैरिश अली ने यूक्रेन की विक्टोरिया को स्ट्रेट गेम्स में शिकस्त दी। तीसरी पोजीशन के मैच में सैरिश की जीत का स्कोर था 11-3, 11-9 और 11-0 रहा और आज वो हमारे साथ मौजूद। बिल्कुल जी, आज हमें ज्वाइन कर चुकी है माहनूर अली और सैरिश अली दोनों। थैंक यू सो दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। माहनूर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद भी, और ये भी बताएं कि ये जीत आपके लिए कितनी ख़ास है, ख़ास तौर पर जब आपका ये 26वां इंटरनेशनल आपने ये गोल्ड मेडल हासिल किया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आज इनवाइट करने के लिए। और ये गोल्ड मेडल और ये जो है टाइटल मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि मैं 13 से अभी एज अप हुई हूँ, तो मेरा पहले 15 टूर्नामेंट था इंटरनेशनल, और इस तरह बड़ा टूर्नामेंट खेलना। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ये टाइटल अपने नाम कर सकी और मैं इसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकी जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी।
माशाल्लाह, इट्स अ न्यू नॉर्म फॉर यू गाइस। आपने तो इसको बिल्कुल नॉर्मल बना लिया, हर दिन टाइटल जीतना और हर दिन पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद करना। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप दोनों में से कोई भी इसका जवाब दे सकते हैं। हमने देखा है कि अंडर 15 तक, अंडर 16 तक हमारी कारकर्दगी बड़ी अच्छी रहती है। हमजा की मिसाल हमारे सामने है, लेकिन जो ही वो टॉप लेवल पे आते हैं तो वहाँ पे आके हमजा को भी थोड़ी सी स्ट्रगल करने की हम देख रहे हैं कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उससे जीत नहीं रहे। सो टॉप पे आने के लिए या फिर अंडर 15 16 से निकल के जब आप मेच्योर लेवल पे खेलेंगे तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है? आई थिंक आपको उसके लिए जितनी आप जूनियर में ट्रेनिंग कर रहे हैं उससे डबल बल्कि 10x आपने जो है ना पीएसए के लिए ज़्यादा ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि प्रोफेशनल स्क्वॉश काफ़ी मुश्किल है जिसमें आप सीनियर्स के साथ खेल सकते हैं और वर्ल्ड वाइड हर एक प्लेयर के साथ खेल सकते हैं। तो आई थिंक वो काफ़ी टफ होता है जूनियर से ज़्यादा, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर लोग जूनियर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो फिर वो पीएसए लेवल पे नहीं जा सकते। तो आपको मैं कहती हूँ कि जैसे ही आप जूनियर फिनिश कर ले तो उसके बाद आप पीएसए पे स्टार्टिंग ले, बल्कि जैसे ही 15 अबव हो जाए आप पीएसए के टूर्नामेंट्स खेले और उस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आगे तो आपकी पीएसए ही काम आने वाली है। अच्छा, मुझे ये बताएं सहरिश या मानूर दोनों में से कोई भी कि जब ये फाइनल मुकाबला जिस तरह से मैं देख रही थी 3-2 तक गया, इतना टफ मैच था, किस तरह से आपने अपने आप को मेंटली स्ट्रांग किया, किस तरह से आपकी ये प्रिपरेशंस हुई, सारा प्रोसेस बताएं। सहरिश या मानूर दोनों में से कोई भी बता दे। सॉरी क्यों हंस रही हैं? वो हंसा रही है। अच्छा अच्छा, Really कुछ sorry. कुछ मुझे लगता है वहां पे ऐसा हुआ था जो अभी भी आप हंस रहे हैं। बिल्कुल हो रहा है। हमारे जो इस टूर्नामेंट के लिए मैंने जितनी मेहनत की थी और मैंने जितना मेंटली खुद को प्रिपेयर किया था, क्योंकि अंडर 15 सहरिश आप ही बता दें, आप बहुत मुस्कुरा रही हैं। हमारी इस टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छा गया, काफ़ी इंजॉयबल था, काफ़ी लोग भी काफ़ी अच्छे थे यहाँ के, और जो प्लेयर्स थे उनके साथ भी हमारी काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन्स हुई। जिस प्लेयर के साथ भी खेलते थे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस था उनका। जब हमसे हारती भी थी तो हमारे पास आती थी और कहती थी किधर खेलते हो वगैरह, क्वेश्चंस पूछती थी, तो काफ़ी फ्रेंडली माहौल था यहाँ पे। और That's- जी जी मेरा जी जो फाइनल था वो बहुत क्लोज मैच गया। पहली 2 गेम्स में अब थी, पहली 2 गेम्स मैंने बहुत अच्छे से अपनी गेम प्लान पे फोकस करके मैंने जो है तो जीती। और उसके बाद जो 2 गेम्स थी तो वो उस लड़की ने जीती क्योंकि मैं थोड़ी आई थिंक अपने गेम प्लान से थोड़ा हट गई थी और मैं थोड़ी आई थिंक थक गई थी। तो इन चीज़ों से ही सीखना होता है ऑफ कोर्स। फिर लास्ट गेम जो डिसाइडिंग गेम था, जो कि 2 ऑल के बाद जो गेम था, लास्ट फाइनल गेम, वो मैं बहुत अच्छा खेली और मैं लास्ट पॉइंट तक मैंने फाइट की और मैं 11-9 जो है तो बहुत क्लोज वो भी गेम में जीती। तो वो लड़की बहुत अच्छा खेलती थी और उसके बाद उसने मुझे गले मिलाया, हम दोनों ने जो है तो हैंड शेक किया। तो बहुत अच्छा गया, पॉजिटिव रिस्पांस गया, बल्कि उसकी होम क्राउड थी और उसके लिए बहुत सपोर्ट था। लेकिन मैंने जो है तो प्रेशर आने नहीं दिया खुद पे और मैं बहुत अच्छा खेली। और मैंने जो मिस्टेक्स की इन 2 गेमों में, मैं उस पर बहुत काम करूंगी इंशाल्लाह। अभी जब मैं ट्रेनिंग करूंगी और अगले टूर्नामेंट में कोशिश करूंगी कि इससे अच्छा खेलूं। ठीक। अच्छा, मुझे 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 ये भी बताइएगा कि हमने अक्सर देखा है कि एक ज़माना था जहांगीर खान का, जानशेर खान का, और जब हम स्कॉश के रिलेटेड अभी बात करते हैं ना तो कहते हैं कि यार प्लेयर पूल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले प्लेयर पूल इतना होता नहीं था, कंपटीशन नहीं था, ठीक है, उनमें कैपेबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा थी। अब आप जूनियर्स के हवाले से बताइएगा, अंडर 15 के हवाले से बताइएगा कि प्लेयर पूल कितना बड़ा होता है और कितना ज़्यादा कंपटीशन होता है और कितने ज़्यादा कंपटीशन का आपको सामना करना पड़ता है। 32 कंट्रीज से आए थे इस टूर्नामेंट के लिए और 32 का ड्रॉ भी था हमारा गर्ल्स का। और आई थिंक हर एक कैटेगरी का 32 का ड्रॉ होता है, जिसमें 4 राउंड्स होते हैं टोटल। 5 राउंड्स होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, क्वार्टर, सेमीफाइनल एंड देन फाइनल। और फिर अगर आप सेमीफाइनल हार जाए तो फिर उसके बाद भी मैचेस होते हैं, क्वार्टर हार जाए उसके बाद भी मैचेस होते हैं, प्लेऑफ्स। तो पोजीशनिंग मैचेस होते हैं। तो फाइनल तक आपके मैचेस ही होते रहते हैं 5 डेज फिक्स। सही। अच्छा, सहरिश या फिर महनूर, आप मुझे ये बताएं कि नेक्स्ट कौन से मुकाबले आ रहे हैं आपके, किसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं? नेक्स्ट हमारा इंशाल्लाह आएगा जर्मन जूनियर ओपन और उसके बाद भी बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलने वाले हैं हम लोग इंशाल्लाह।
और क्योंकि उसके लिए हम लोग ट्रेनिंग करने जाएंगे, जो इस टूर्नामेंट के लिए भी हमने एक ट्रेनिंग की थी K2 स्क्वॉश में, जो हमारे कोच है कामन सर के साथ। और इंशाल्लाह और टूर्नामेंट्स में भी हम लोग ट्रेनिंग करेंगे। और जो हमने मिस्टेक्स किए, ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि स्टेमिना और थोड़ा सा गेम प्लान पे, तो उस पर फोकस करेंगे। और जो नेक्स्ट टूर्नामेंट है उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे, मैविश भी अच्छा और हम तीनों। अच्छा, मुझे मैविश के हवाले से भी बताइएगा कि वो ट्रेनिंग के दौरान, सॉरी इस इवेंट के दौरान वो काफ़ी उनके हालात हमें ख़राब होते हुए नजर आए, फिर वो आईसीयू में भी गई। उस सारी स्टोरी के हवाले से बताइएगा और ये भी बताइएगा कि अभी वो कैसी हैं। अब अगर आपके साथ हैं वो तो उनको भी आई अपने थिंक साथ वो बुला लें। मैविश को बता देगी। हाँ हाँ जी, बुला लें, यही मैं कह रही थी कि मैविश को भी बुला लें। अस्सलाम जी, वालेकुम। माशाल्लाह, जी, जगह भी छोड़ी है वालेकुम मैविश के लिए अस्सलाम। आपने। जी मैविश, कैसे आप आप ठीक ठाक सब? हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बस कल ही डिस्चार्ज हुई थी और अच्छा, अभी बेहतर हूँ बिल्कुल। और मैविश क्या अच्छा, हुआ था आपको, ये बताइएगा। पूरे पाकिस्तान में आपकी सेहत के हवाले से बड़ी तशवीश थी। असल में जब वो इम्पैक्ट हुआ था उसके साथ, उसकी बैक के साथ, तो मेरी जो वो है, मेरी जो हर्ट है उस पे आई थिंक वो लगा था, वो मेरी सांस लाइक बंद हो गई थी, जिसकी वजह से मैं मतलब मैंने कोशिश की, मैं आपने देखा होगा मैं थोड़ी खड़ी हुई इस तरह, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, मतलब नहीं हो पाया, तो मैं गिर गई। जब गिरी उसके बाद आई थिंक मैं बेहोश हो गई थी। बाबा आए थे, फिर बाबा ने जब हेल्प वगैरह की तो मैं आई थिंक 15 मिनट्स कोर्ट में थी। लेकिन जब मुझे बाहर लेकर आए कोर्ट में तो जो हुआ वो हुआ, लेकिन मसला बाहर से बना। जब मैं बाहर आई, मुझे बिठाया, तो मैं दोबारा से लाइक अनकॉन्शियस हो गई थी। उसके बाद फिर मुझे सांस नहीं आई। और जो है तो फिर जो है मेरी जो बीपी थी, जो मेरे हार्ट रेट था, बिल्कुल नीचे चला गया था। एंड आई वाज लाइक क्लोजिंग माय आईज। जिस टाइम मैं अपनी आंखें बंद कर रही थी, मुझे इस तरह फील हो रहा था दैट लाइक आई विल नॉट ब्रीथ एनी मोर, आई विल नॉट लिव एनी मोर। तो उस टाइम मेरी बहनें भी आई थिंक आई थी, और मुझे याद नहीं कुछ भी इतना खास, लेकिन वो लोग जब आई तो मुझे याद है वो रो रही थी, क्योंकि मैं अपनी आंखें बंद कर रही थी। लेकिन मेरे बाबा ने पूरी कोशिश की दैट आई शुड नॉट क्लोज माय आईज। फिर जब एम्बुलेंस आई और जब मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस थी, तो 7 घंटों तक मेरी बॉडी और ना मेरा लाइक मुंह मूव कर पाया। अभी भी मुझे अच्छा, यहाँ दर्द होता है तो बोलते हुए। तो मेरी बॉडी और लाइक मेरी जॉ सारी अकड़ गई थी। आई कुडंट मूव माय बॉडी एंड आई कुडंट स्पीक। सिर्फ मेरी लाइक आईज हिल रही थी। तो डॉक्टर्स ने जब ये देखा, सो दे टोल्ड माय फादर कि इसका नर्वस सिस्टम लाइक शट डाउन हो गया है, एंड अच्छा, वी विल ट्राई, लेकिन ये कोमा में मतलब है, इन अ ओके, सेंस लाइक शी कैन नॉट मूव, शी कैन नॉट टॉक, शी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो फिर न्यूरोलॉजिस्ट को बुलाया था। एंड न्यूरोलॉजिस्ट को जब बुलाया था, उसके बाद उनने लाइक 2 आवर्स मेरे साथ गुजारे। उसके बाद फिर मेरी जब हालत थोड़ी ठीक हुई, देन आई वाज लाइक फीलिंग बेटर। अब फिर मैं चल नहीं पा रही थी, ना उठ पा रही थी। सो देन मुझे लाइक बाबा फिर हेल्प की, तो अभी मैं थोड़ा बहुत चल रही हूँ। अब आपकी सेहत ठीक है मैविश, मुकम्मल तौर पर? अब हाँ, बस थोड़ा बहुत सही है, लाइक अभी भी तकलीफ होती है थोड़ी सांस लेने में, बट नाउ आई एम बेटर अल्हम्दुलिल्लाह। सही। चले महविश, आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच महानूर, थैंक यू सो मच सैरिश, और बहुत शुक्रिया महविश आपका भी। और इसी तरह से पाकिस्तान का नाम करते जाएं, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करते जाएं, और फिर सुबह की सोच का हिस्सा भी बनते जाएं। वक्तन फवक्तन यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए।